परमाणु की संरचना के बारे में हमने पहले पढ़ा था। उसके अंतर्गत थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इन 3 टॉपिक के बारे में हमने विस्तृत से पढ़ा था। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में थोड़ा सा बता दूं। विद्युत चुंबकीय विकिरण में विभिन्न तरंग दैर्घ्य की जो रेज होती है, एक्स किरण, गामा किरण, यूवी रेज, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को समझें हम। तरंग दैर्घ्य स्रंग और गर्त के बीच की जो दूरी है उसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। किसी भी विकिरण की अगर तरंग दैर्घ्य कम है, ये स्रंग है, ये गर्त, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये तरंग दैर्घ्य, ये एक पूर्ण वेव बन गई। और ये मैक्सिमम जो आयाम है उसको स्रंग, और नीचे की तरफ जो है इसको हम बोलते हैं गर्त। एक पूर्ण तरंग बनने में स्रंग और गर्त दोनों आवश्यक हैं। यदि किसी तरंग में लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ कम है तो उस तरंग की ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग संख्या तीनों चीजें ये ज्यादा होगी। ये हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा था। विद्युत चुंबकीय विकिरण, दृश्य विकिरण जो है उसमें भी जो विजिबल्स दृश्य प्रकाश है उसके अंदर भी विभिन्न तरंग दैर्घ्य की 7 प्रकार के रंग होते हैं। बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो कलर का जो क्रम होता है वो इनमें यही होता है। इनमें इसी क्रम में दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ लेफ्ट टू राइट अगर जाएं तो लैम्बडा कम होता है इधर, और इधर लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसी आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया था। तो मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार विकिरण जो है वो एक तरंग के रूप में होती है, वेव के रूप में होती है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के माध्यम से मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया, और इस तरंग सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार अपवर्तन
परावर्तन, प्रकीर्णन, ऐसी कई प्रकाशिक घटनाएं हैं तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन की जा सकती है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं जो थी प्रकाशिक घटनाओं के अलावा, उनको मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत है, वेव थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसके बाद में प्लांक ने सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये तरंग मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत आया था, उसके पश्चात आया कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये बताता है कि ये प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्लांक ने ये बताया कि विकिरण जो असतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है, प्लांक के अनुसार विकिरण छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। जिसे क्वांटा कहते हैं। इन विकिरणों के जो छोटे छोटे बंडल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसको प्लांक ने कहा क्वांटा। और जब विकिरण जब किसी पर आपतित होती है, ये गिरती है, उस समय आपतित विकिरण को हम फोटोन कह सकते हैं। किसके अनुसार, कौन सी थ्योरी के अनुसार? प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अनुसार उस विकिरण को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन की जो एनर्जी होती है E बराबर एच वी, वी वेलोसिटी जो है आवृत्ति c अपॉन लैम्बडा, तो इसकी एनर्जी को एच सी अपॉन लैम्बडा से उस विकिरण की ऊर्जा को हम बता सकते हैं। एच सी ये प्रकाश का वेग है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड
जो प्रकाश का वेग होता है, लैम्बडा वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य विकिरण, और h प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है। जिसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि विकिरण असतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है। वो विकिरण जो है वो छोटे छोटे बंडल के रूप में होती है, जिसको हम कहते हैं क्वांटा कहते हैं। ये विकिरण के रूप में है, इसको अपन फोटोन कहते हैं। और जो फोटोन की जो ऊर्जा है उसको E बराबर h इंटू वी, h इंटू वी जहां c अपॉन लैम्बडा, c प्रकाश का वेग है और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, तो E बराबर एच सी इंटू एच सी अपॉन लैम्बडा से विकिरण की ऊर्जा को हम बता सकते हैं। इसके पश्चात हम देखें कि क्वांटा यानी कि कणों के छोटे छोटे विकिरण जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, कणों के समूह के रूप में जो क्वांटा के रूप में है, तो हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कौन से बिंदुओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके अनुसार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार मुख्य रूप से दो बिंदुओं को, दो घटनाओं को एक्सप्लेन किया गया है। एक तो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि जब किसी धातु की सतह पर फोटोनों को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उत्सर्जित होकर एक क्रमबद्ध रूप से गमन करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का उत्सर्जन होता है। उस विद्युत धारा को हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा, और इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब कौन सी धातु ऐसी हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शा सकती हैं? तो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम। ये जो धातुएं हैं क्षारीय धातु, ये इनमें क्या होता है कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, जिस कारण जैसे ही उस धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति का फोटोन डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलेंगे, क्रमबद्ध रूप से ये गमन करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसको अपन कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी फोटो इलेक्ट्रिक और इस प्रभाव को हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कैथोड है,
ये एनोड है, इस धातु की सतह पर कैथोड जो है धातु की सतह का बना हुआ है, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इस धातु की सतह से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो बिंदु के रूप में एनोड की तरफ जाएंगे और इस पर जाने के बाद में ये विद्युत धारा का उत्सर्जन करेंगे। इस प्रभाव को हम कहेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश कैथोड या ऐसे धातुओं के ऊपर डाला जाए जिन पर इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं, तो निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालने के बाद धातु की सतह से ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन उस सतह को छोड़ के बाहर निकलते हैं, जिसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा उत्पन्न होगी फोटो इलेक्ट्रिक है, और इस प्रभाव को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और वह निश्चित आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ कर दे उसको कहेंगे देहली आवृत्ति। वह न्यूनतम निश्चित आवृत्ति, वह न्यूनतम निश्चित आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसको हम कहेंगे देहली आवृत्ति। प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होगा और देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर किसी धातु की सतह पर डाला जाए तो वह आवृत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं कर पाएगा और वो धातु की सतह प्रकाश विद्युत प्रभाव भी नहीं दर्शा पाएगी। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कम से कम जो न्यूनतम निश्चित आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है उसको हम कहेंगे देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देहली आवृत्ति कहा जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा डाले गए प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जितनी ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं, जो धातु के इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या
डाले गए प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी, यानी कि तीव्रता जितना ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। दो कंसेप्ट मेन है। नंबर एक, गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होगी, यानी कि धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा वो कितनी गति से आगे जाएंगे उसकी गतिज ऊर्जा आवृत्ति डाले गए प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होगी। नंबर दो, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या डाले गए प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। और नंबर तीन, डाले गए या आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच में आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अंतराल नहीं होता है। मेन चीजें ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर एक, जो आवृत्ति और इधर गतिज ऊर्जा, ये V0 इससे कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डालेंगे तो इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। कम से कम न्यूनतम निश्चित आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ कर दे ऐसी आवृत्ति को हम कहेंगे देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति से ज्यादा का अगर प्रकाश है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे कम का है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की मेन कंसेप्ट ये है कि जब किसी भी धातु की सतह, धातु ऐसी होनी चाहिए तो क्षारीय धातु होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इनमें क्या होता है, एक अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो नाभिक से काफी दूर होता है, कक्षा अपूर्ण होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से धातु की सतह से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाएगा तो धातु की सतह से ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से उत्सर्जित होते हैं, जिनको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन एक समूह के रूप में जाएंगे और विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अतः इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम निश्चित आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ कर दे, इलेक्ट्रॉनों को इमिशन कर दे, ऐसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो डाले गए विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी और फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो डाले गए प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देख लें, उसको समझ लें। इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एक्सप्लेन कर रहा है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी किसके द्वारा, मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत, वेव सिद्धांत के अनुसार, वेव थ्योरी के अनुसार इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दूसरा है कृष्णिका। ब्लैक बॉडी। किसी भी काले पदार्थ से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं।
ब्लैक बॉडी क्या है, एक ब्लैक बॉडी कैसे निर्मित की जाती है, इस तरह से आंतरिक वाला जो भाग है, एक गोल पदार्थ ऐसा लिया, ये अंदर ये कौन है ऐसा, इस तरह से यहां एक छेद रखा गया। इसके पश्चात यहां से विकिरण को आपतित कराया गया, ये अंदर गया। इसके बाद ये शंकु बनाने का तात्पर्य ये कि विकिरण जो अंदर गया है वो परावर्तित होकर पूर्ण रूप से कृष्णिका के द्वारा इस आंतरिक सतह जो अंदर काले भाग से लेपित किया गया है, ये काला भाग है अंदर, काला भाग से इसलिए लेपित किया गया, काले पदार्थ से इसलिए लेपित किया गया है कि जितनी हम विकिरण अंदर उस पर आपतित करें, डालें, वो उतने के उतना पूरा 100% अवशोषित कर लें। इसके पश्चात उस विकिरण से जितना हमने उस विकिरण के द्वारा अवशोषित किया गया है, उतना के उतना वापस उस विकिरण को उत्सर्जित किया जाए। तो ऐसी कर्णिका को जितना विकिरण अवशोषित किया था उस कृष्णिका ब्लैक बॉडी के द्वारा उतना के उतना वापस उत्सर्जित कर दे, ऐसी कृष्णिका को हम कहेंगे आदर्श कृष्णिका। जब उस विकिरण उस कृष्णिका को हम ठंडा होने दिया जाए तो धीरे धीरे समस्त विकिरणों को वापस क्या कर देगी, वो ब्लैक बॉडी उत्सर्जित कर देगी। और जब अवशोषित और उत्सर्जित विकिरण का मान की कई प्राप्त हो, ऐसी विकिरण को हम कहेंगे, ऐसी कृष्णिका को हम कहेंगे आदर्श कृष्णिका। इसके बाद ये दो टॉपिक ऐसे हैं, दो घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव और नंबर 2 कृष्णिका, जो मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत नहीं एक्सप्लेन कर सका था, उसको किसने एक्सप्लेन किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। यानी कि प्लांक ने ये बताया कि विकिरण जो है वो छोटे छोटे बंडल जो क्वांटा के रूप में हैं, उसको हम फोटोन कहते हैं, के रूप में होती है। और इस क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो विकिरण क्वांटीकृत होती है, उससे ये दोनों घटनाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद ये हम बता सकते हैं कि नंबर 3 कि जैसे जैसे किसी पदार्थ के द्वारा कोई विकिरण उत्सर्जित की जाती है तो कौन से तरंग दैर्घ्य से पहले विकिरण का उत्सर्जन की जाएगा, तो सबसे पहले अधिक तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण उत्सर्जित किया जाएगा। यानी कि जैसे हम किसी लोहे के छड़ को अगर हम गर्म करें तो सबसे पहले उसकी जो ज्वाला है वो लाल, फिर हल्की नारंगी होती होती लास्ट में जो लो है वो नीले रंग की हो जाती है। यानी कि नीले रंग की जो ज्वाला है वो अधिक ऊर्जा देने के बाद ही उत्सर्जित होगी, जबकि कम ऊर्जा पर अधिक तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण यानी कि लाल रंग सबसे पहले उत्सर्जित होगा। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी की जो ज्वाला होती है वो लाल नारंगी होती है, कारण वो अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग उत्सर्जित होता है। यानी कि उस विकिरण में कम ऊर्जा वाला रंग उत्सर्जित हो रहा है, जबकि एक गैस की जो ज्वाला है उसमें ज्वाला सीधी नीले रंग की आती है। नीले रंग की ज्वाला मतलब अधिक ऊर्जा वाली रंग दिखाई दे रहा है, उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, उसमें तरंग संख्या ज़्यादा है, जबकि उसमें तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा,
कम होगा। तो जैसे जैसे किसी भी विकिरण से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणों का जो क्रम होगा लाल से नीले रंग की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका और विकिरण जो उत्सर्जित होती है उस सभी बिंदु को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी बिंदु इंपॉर्टेंट हैं।